नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू है। सूबे के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सियासी हलचल भी तेज़ होने लगी है और उसी के साथ विधानसभा क्षेत्रों का सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। आज हम आपको लेकर आए हैं बेतिया। बात करेंगे बेतिया के हालात और अक़लियतों के मसले के बारे में। तो आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में जानते हैं 9 विधानसभा क्षेत्र वाले इस ज़िले की क्या हालत है। चंपारण हिंदुस्तान का वो जगह जहां से महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी की लड़ाई का चिराग रोशन किया। जंग आज़ादी की तारीख में चंपारण का मुकाम काफ़ी बड़ा रहा है। इसी सरजमीन से आज़ादी के मतवालों ने ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़ने की तहरीक का आगाज़ किया था। आज भी यहाँ के लोगों को उस बात का फ़ख्र है, लेकिन ज़िले के मौजूदा हालात पर उन्हें बेहद अफसोस होता है। स्थानीय लोगों की माने तो जिस इलाके ने महात्मा गांधी के साथ पहली कतार में खड़ा होने की हिम्मत की थी, आज वही इलाका सरकारों के प्राथमिकताओं में अपनी कोई ख़ास जगह नहीं बना पाया है। शहर की सड़कों से लेकर गली और मोहल्लों में कोई ख़ास रौनक दिखाई नहीं देता है। शहर में ट्रैफिक जाम का मसला शदीद है, वहीं पूरे शहर में जगह जगह गंदगी का अंबार है। आज़ादी के इतने दिनों बाद भी ज़िला हेडक्वार्टर की हालत नहीं बदल पाई है, जबकि सियासी पार्टियों की तरफ से हमेशा बड़े बड़े दावे किए जाते रहे हैं। चंपारण के लोग जो है ना, हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। गांधी जी को बुला करके यहाँ पर भितियरवा आश्रम है, हमको मिला नहीं है, अब मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जितने भी लोग हैं हमारे चंपारण के वासी, वो जाग चुके हैं और उनको अब जो है ना वो अपना हक लेकर ही छोड़ेंगे। अभी भी बहुत से हालात ऐसे जहाँ पर जाइएगा तो सड़क नहीं है। अभी इधर बांध से उधर जाइए तो अभी बारिश हो जाए तो अभी उस पार के लोग का ये हालत है कि जैसे अगर आदमी मुर्दा के बाद खटिया पे चढ़ता है, इधर जिंदगी में लोग खटिया का सवाल दिलता है। सूबे में चुनाव की गहमा गहमी शुरू हो गई है। जिले में भी उसका खास असर है। लोग विकास का काम होने और नहीं होने की चर्चा चौक चौराहों पर करने लगे हैं और उसी के साथ सियासी पार्टियों की सियासी मुहिम भी अपने शबाब पर है। खास बात यह है कि सभी पार्टियां बेतिया के 9 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। साथ ही लोगों से इलाके की मुकद्दर को बदलने का एक बार फिर से वादा किया जा रहा है। चुनाव में अब कुछ ही वक्त बचे हैं। यहाँ के लोग भी कई तरह के स्थानीय मुद्दों पर सियासी पार्टियों के नेताओं को घेरने की तैयारी करने लगे हैं। पश्चिम चंपारण के 9 विधानसभा में लोकल समस्या रहेगा। इस बार लोकल समस्या को मुद्दा लोग बनाए जाएंगे, यहाँ पे बनेगा और इसी को लेकर इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो यहाँ के लोगों का भी यही मानना है, सोचना है कि लोकल समस्या प्रॉब्लम जो भी है वो सब खत्म हो। इसी में जो अच्छे काम करेंगे उनको लोग आएगा कैंडिडेट, अगर पार्टी टिकट देती है, अगर आते हैं लड़ते हैं तो उनको लोग जिताएगा यहाँ पे। दरअसल ये इलाका पूरी तरह से खेती पर निर्भर करता है। 1357 गाँव वाले इस जिले का बड़ा मसला तालीम और रोजगार से जुड़ा है। बड़ी आबादी खेती करती है या फिर रोजगार की तलाश में यहाँ से पलायन कर जाती है। यूं तो सभी सियासी पार्टियों ने इलाके के इस खास मसले को हल करने का बार बार वादा किया है, लेकिन कई चुनाव देख चुके लोग कहते हैं कि हर चुनाव का मंजर एक जैसा होता है, वादे भी एक जैसे ही होते हैं जो कभी पूरे नहीं होते। अब ये 9 विधानसभा बेतिया है। मैं अभी जो महागठबंधन चल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इस 9 विधानसभा में से एक भी मुस्लिम कैंडिडेट जीत करके जाएगा। अगर सही नुमाइंदगी नहीं दी गई, सही मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया, तो जाहिर है वो नहीं जीतेगा, और नहीं जीतेगा तो असेंबली में उसकी नुमाइंदगी भी नहीं होगी। गांव के लोगों की माने तो खेती के लिए सरकार की तरफ से कोई खास साधन उपलब्ध नहीं कराया जाता है। उधर महंगाई किसानों की कमर तोड़ती है। इस इलाके में गन्ना की खूब खेती होती है। कभी गन्ना की खेती यहाँ के ज्यादातर लोगों के लिए खुशियों का सामान मुहैया करती थी, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। गन्ना का भाव हमने के किसान में से उससे कमाए के बाद तो ओकर कोनो रेटे नहीं खे। 150 के मिल में रेट टांग दिला। यहाँ खाद पानी या जितना चीज़ है, पब्लिक किसानों को जितना चीज़ है वो मिलती नहीं है टाइम पर। कुछ टाइम ब्लैक भाव में कोई भी कहीं से खरीद कर लाता है, अपना देता है। खेती के अलावा कोई दूसरा रोजगार नहीं है, लिहाजा लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं। नौजवान नस्ल खास तौर से पलायन करता है।
तब जाकर घर का चूल्हा रोशन होता है। कई ऐसे लोग मिले जो विदेशों में मजदूरी करते हैं, लेकिन वहां जाकर भी उनकी हालत नहीं बदली है। ये नौजवान खाड़ी देशों में रहते हैं, जहां वो 20,000 रुपए की नौकरी करते हैं। 1 साल के करार पर बाहर जाते हैं और फिर लौट कर आते हैं तो दोबारा जाने में आम तौर पर 1 साल का वक्त लग जाता है। ऐसे में जो कमाते हैं उसे उन्हें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है। उनके मुताबिक अगर सरकार की तरफ से बेतिया में रोज़गार का साधन मुहैया कराया जाता तो ज़िले की तरक्की के साथ समाज की हालत में भी बदलाव मुमकिन था। हालांकि इस सिलसिले में वादे होते रहे हैं, लेकिन पहल अब तक नहीं की जा सकी है। अपने चंपारण में रह के कोई रोजगार करें, चंपारण नहीं में अपना कोई काम करके अपना दाल रोटी चला सकें, नहीं चलता है। इसके लिए हम लोग जाते हैं बाहर, कमाते हैं। हम लोग अपना वही है काम बाहर से कमा करके लाते हैं, यहाँ खाते हैं। यहाँ कोई रोजगार नहीं है। हम लोग को चाहिए कि यहाँ बेतिया में कोई अपना काम हो जिससे वहाँ करके हम अपना दाल रोटी चला सकें। हम लोग बाहर रहते हैं, विदेश में जाकर पैसा कमा के भेजते हैं तो कुछ घर का काम चलता है। यहाँ कोई उद्योग का काम नहीं है। आज़ादी के कई साल गुजरने के बाद भी लोगों की बुनियादी हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ सका है। ज़िले की कुछ सड़कों की हालत बदली है, तालीम में भी सुधार हुआ है, लेकिन रोज़गार का मसला आज भी सियासी पार्टियों के दावों की धज्जियां उड़ाता है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बेतिया के हालात के बारे में। ज़िले की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर करती है या फिर रोज़गार के तलाश में यहाँ से पलायन कर जाती है। सूबे में होने वाले सभी चुनावों में महात्मा गांधी के कर्मभूमि रहे इस इलाके की तरक्की का नारा तो खूब दिया जाता रहा है, लेकिन लोगों के हालात कितने बदल सके हैं, देखिए लोग क्या कहते हैं। ज़िले में सड़कों की हालत बदली है, लेकिन रोज़गार बड़ा सवाल है। उसी के साथ तालीम का मसला भी कई इलाकों में बेहद संगीन है। बात अक़लियतों की हो तो तस्वीरें और भी खस्ता हाल है। 9 विधानसभा क्षेत्र वाले इस ज़िले में अक़लियतों की बड़ी आबादी है। ज़िले को अक़लियती ज़िला का दर्जा भी हासिल है, लेकिन अक़लियती स्कीमें लोगों के हालात को नहीं बदल सकी है। ये बेतिया का तिरवाह का इलाका है। आज़ादी के इतने दिनों बाद इस इलाके में ये सड़क कुछ महीने पहले तैयार हुई है और दोनों चंपारण को जोड़ने के लिए बूढ़ी गंडक नदी पर 40 करोड़ की लागत से ये पीपर पाती पुल तैयार हुआ है। उम्मीद है आने वाले वक्त में इन इलाकों के लोगों को सड़क और पुल से काफ़ी फायदा होगा। नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में उन्हें 70 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता था। पुल बन जाने से अब इस पार से उस पार जाने में 70 मिनट का वक्त भी नहीं लगेगा। लोग सरकार की तारीफ करते हैं और उसी के साथ ये भी कहते हैं कि आज़ादी के बाद तरक्की के नाम पर उनके इलाके में सड़क और पुल के सिवा कुछ भी नहीं हुआ है। से मैंने हम लोग का बेतिया और मोतिहारी जाना पड़ता था तो 100 किलोमीटर फिर जाना पड़ता था। हाफ किलोमीटर ये पुल बन गया, बहुत ही मतलब बढ़िया चीज़ बना हम लोग के ज़माने में। हम लोग सोच भी नहीं पाते थे। नेता बहुत लोग आते थे और वादा कर कर चले जाते थे, लेकिन कुछ नहीं उसका फ़ायदा हम लोग का कुछ नहीं मिला था। लेकिन ये पुल बन गया, हम लोग का 100% फ़ायदा हो रहा है। इन इलाकों में तालीम का भी मसला है, न ही हाई स्कूल है और न मदरसे, जबकि तालीम के सिलसिले में काफ़ी जागरूकता आई है। ज़रा देखिए, बच्चों के पाँव में चप्पल नहीं है, लेकिन पढ़ने का जुनून ज़रूर है। स्कूल ड्रेस पहने बच्चे स्कूलों की दहलीज तक पहुंच रहे हैं। हालात बदलेंगे उसकी उम्मीद लोग करते हैं, बदलाव आया है उसकी चर्चा भी करते हैं, लेकिन रफ्तार काफ़ी सुस्त है, उसका गिला भी उन्हें है। यहाँ पर बिजली की भी सुविधा नहीं है। जो मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उसमें भी कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। अभी थोड़ा सा भवाड़ी मिडिल स्कूल में थोड़ा सा पढ़ाई सही हो रहा है, उससे पहले नहीं होता। एजुकेशन के लिए हम लोगों के पास कुछ है ही नहीं है। एक मिडिल स्कूल है, वो भी उसमें भी सुचारू रूप से टीचर नहीं है। हाई स्कूल के लिए हम लोगों का नदी बूढ़ी गंडक उस पार जाना पड़ रहा है, नहीं तो 40-30 किलोमीटर 20 किलोमीटर सरिस्मा जाएंगे, नहीं तो उसमें बेतिया जाएंगे तो हाई स्कूल का एजुकेशन हम लोगों को मिलेगा। स्थानीय लोगों की माने तो बेतिया की सियासत बेतिया शहर को भी शहर जैसा बनाने में नाकाम रही है। चारों तरफ गंदगी का अंबार दिखाई देता है। ये लाल बाबू हैं, 50 साल की उम्र हो गई। 40 साल से लकड़ियों को काटकर बेतिया से जुड़े ऐतिहासिक धरोहर को मूर्ति का शक्ल देते गुजारा है।
वो जहां बैठते हैं वहां सालों भर ऐसी ही गंदगी रहती है। सड़ांध और बदबू शहर के बीच में आम तौर पर देखने को मिलता है। खूबसूरत शहर बनाने का वादा हमेशा फाइलों में कैद दम तोड़ता रहा है। इस इलाके की सबसे बड़ी परेशानी है कि यहाँ नाला हर वर्ष बनता है, हमेशा सफाई होती है, लेकिन यहाँ प्रॉपरली पानी के निकास का कोई जरिया नहीं है। उधर जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों में अक़लियतों की आबादी इस तरह से है। वाल्मीकि नगर में 10.64%, रामनगर में 21.15%, नरकटियागंज में 30%, बगहा में 15.70%, लौरिया में 21%, नौतन में 19%, चनपटिया में 21%, बेतिया में 27% और सिकटा में 31%। जानकारों की माने तो जिले में अक़लियतों को सियासी हिस्सेदारी भी नहीं मिल पाती है। नतीजे के तौर पर अक़लियतों के विकास के नाम पर चलने वाली स्कीमें प्राथमिकताओं का हिस्सा नहीं बन पाती है। मुश्किलें तो बहुत हैं। यहाँ हॉस्पिटलें नहीं हैं, स्कूल नहीं है, बहुत बड़ा मुसलमानों का आबादी है, लगभग 2 दर्जन यहाँ गाँव है। यहाँ हाई स्कूल नहीं है, बच्चों के पढ़ाने के साधन नहीं है। महिलाएं जो है तड़प तड़प के जान दे देती हैं, हॉस्पिटल नहीं है। 25 किलोमीटर हम लोगों का बेतिया पड़ता है, तो रास्ते में कितने मरीज मर जाते हैं। तो हम लोग आज़ादी के हर चीज़ से मुक्त हैं। दरअसल बेतिया में अक़लियतों के विकास के नाम पर MSDP की योजना समेत सूबाई हुकूमत की दर्जनों स्कीमें चलाई जा रही है। जानकार कहते हैं कि अक़लियती स्कीमें जहां पूरी तरह से लागू नहीं हो सकी है, वहीं MSDP की योजना लूट का शिकार रही है। जितने माइनॉरिटीज़ ज़िले घोषित है उसमें एक ज़िला पश्चिमी चंपारण भी है। MSDP में की योजना के तहत बहुत पैसा आया, जिसका सूचना का अधिकार से मैंने जब प्राप्त किया तो मालूम हुआ कि हमारा राशि जो माइनॉरिटीज़ को जाना था वो ऐसे जगह जाना था जहाँ 20% 25% से अधिक माइनॉरिटीज़ की आबादी हो, उनके विकास के लिए जाना था, लेकिन उस पैसे का बंदरबांट हुआ। बेतिया को अक़लियती ज़िला का दर्जा भी हासिल है, लेकिन अक़लियती समाज की माने तो सियासी नुमाइंदगी की कमी और सरकारी स्कीमों के लागू नहीं होने से उनके मसले हल नहीं हो पाते हैं। जबकि सभी चुनावों में सियासी क़ुव्वत अक़लियतों के मसले को हल करने के सिलसिले में अपने वादों के फहरिस्त में कई नई वादे जोड़ती रही है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बेतिया के हालात के बारे में। बेतिया को अक़लियती ज़िला का दर्जा भी हासिल है, लिहाजा अक़लियतों के विकास के नाम पर दर्जनों स्कीमें चलाने का दावा किया जाता है, लेकिन ज़िले के अक़लियती बहुल इलाकों में लोगों के बुनियादी मसले तक हल नहीं हो सके हैं। अक़लियती समाज को इस बात का भी गिला है कि उनकी रहनुमाई करने वाले लोग भी इस मसले पर कभी संजीदा पहल नहीं करते हैं। चुनाव करीब है, ज़िले में वोट का समीकरण बनने लगा है। सभी सियासी पार्टियों के लोग लोगों के राब्ते में हैं और उन्हें एक बार फिर से खुश करने की हर मुमकिन कोशिश का आगाज हो चुका है। जिले के 9 विधानसभा में 5 पर बीजेपी का कब्जा है, 3 पर जेडीयू का और एक आज़ाद उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी जो अभी माझी के साथ हैं। ऐसे में एनडीए 6 विधानसभा क्षेत्रों का नेतृत्व कर रहा है। सूबे में इस बार का सियासी समीकरण भी बदल चुका है। जो पार्टियां एक दूसरे के साथ थीं, अब इस बार के चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ रहेंगी और जो पार्टी एक दूसरे के खिलाफ थी, अब एक दूसरे के साथ है। दावा करना हर आदमी का अपना काम है। हम लोगों का अभी पर्चा पर चर्चा कार्यक्रम लेकर के हर गांव में पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता लगभग चंपारण के सभी गांव तक पहुंच गए हैं। और दूसरा कार्यक्रम जो हमारा अभी चल रहा है वो है हर घर दस्तक का, और इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति से मिलने का जो कार्यक्रम हो रहा है ये बहुत ही कामयाब है। जिले के विधानसभा क्षेत्रों पर गौर करें तो पिछले साल वाल्मीकि नगर में 12 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, लेकिन असल लड़ाई जेडीयू और आरजेडी के बीच हुई। 14,671 वोटों से जेडीयू के उम्मीदवार ने जीत हासिल की। आरजेडी दूसरे नंबर पर रहा, यहाँ 59.77% पोलिंग हुई थी। रामनगर में 15 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। बीजेपी और कांग्रेस के बीच असल लड़ाई रही। 29,782 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की। कांग्रेस दूसरे नंबर पर रहा। 57.83% पोलिंग हुई थी। नरकटियागंज में 12 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा।
59.37% पोल हुआ। असल लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच थी। बीजेपी के उम्मीदवार ने 20,228 वोटों से चुनाव जीता। बगहा में 58.20% पोलिंग हुई। 14 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। जेडीयू और आरजेडी के बीच मुकाबला हुआ था। जेडीयू के उम्मीदवार ने 49,055 वोटों से अपनी जीत दर्ज की। लौरिया में 9 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। 60.14% पोलिंग हुई। आज़ाद उम्मीदवार और जेडीयू के बीच सीधा मुकाबला हुआ। आज़ाद उम्मीदवार ने 10,881 वोटों से चुनाव जीता। नौतन में 15 उम्मीदवार मैदान में थे। 55.96% पोलिंग हुई। जेडीयू और एलजेपी के बीच सीधा मुकाबला हुआ। जेडीयू के उम्मीदवार ने 22,764 वोटों से चुनाव जीता। दूसरे नंबर पर एलजेपी रहा। चनपटिया में 16 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। 55.77% पोलिंग हुई। बीजेपी और बीएसपी के उम्मीदवार में सीधा मुकाबला हुआ। बीजेपी ने 23,412 वोटों से चुनाव जीता। दूसरे नंबर पर बीएसपी रहा। बेतिया में 17 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। 55.26% पोलिंग हुई। बीजेपी और आज़ाद उम्मीदवार के बीच सीधा मुकाबला हुआ। बीजेपी ने 28,789 वोटों से चुनाव जीता। सिकटा में 16 उम्मीदवार मैदान में थे। 62.63% पोलिंग हुई। मुकाबला जेडीयू और आज़ाद उम्मीदवार के बीच रहा। आज़ाद उम्मीदवार ने 8,779 वोटों से चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद सिकटा के उम्मीदवार ने बीजेपी का दामन थामा। इस बार के चुनाव में सियासी पार्टियां सभी सीटों पर अपनी अपनी जीत का दावा पेश कर रही हैं। चुनाव का बिगुल तो बच चुका है और भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में है कि अगर आज चुनाव हो, हमारी चुनावी तैयारी परिपूर्ण है। हमारे सभी बूथों पर 1 बूथ 20 यूथ की तैयारी हो चुकी है। हम लोग फुल फ्लेजर तैयार में हैं। जब चुनाव आयोग का आदेश होगा, हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। पिछले चुनाव में बेतिया जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों में जेडीयू और आरजेडी के बीच सीधी फाइट हुई थी। अभी ये पार्टियां साथ हैं। 3 सीटों पर जेडीयू ने चुनाव जीता और 1 सीट पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। इस बार ये तीनों पार्टियां साथ चुनाव लड़ेंगी। उधर 5 सीटों पर बीजेपी का पहले से कब्जा है। लौरिया से विनय बिहारी की सीट भी गठबंधन में एनडीए के पास है। 1 सीट पर एलजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। ऐसे में अगर इस बार के चुनावी समीकरण और पार्टियों के गठबंधन को देखें तो लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होगी। समझने का मौका मिलेगा जो सियासी पार्टियां थी हमारी, जो समझ नहीं पा रही थी, जैसे कि मुख्तलिफ पार्टियां आकर के लोगों को बेवकूफ़ बना करके लोगों को दिखा करके पैसे के लालच पर वोट लेती थीं। तो इस दफ़ा का इलेक्शन बड़ा ही ज़बरदस्त और तालीम याफ्ता लोगों का है और इसमें एक नया इनकलाब आने वाला है। उधर बीजेपी ने दावा किया है कि वो कभी भी इस जिले के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ी है तो उसकी जीत हुई है। इस बार भी उनकी तैयारी अपने आखिरी मरहले में है। लोकसभा चुनाव में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन बूथ लेवल तक किया है और सबसे बड़ी बात है कि चुनावी तैयारियों के सिलसिले में आप यहाँ आए हैं, चुनाव आयोग के यहाँ के कार्यालय से भी पता कर सकते हैं कि बूथ लेवल तक की बीएलओ का गठन इस ज़िले में अगर किसी ने 90% किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जेडीयू नेता असलम खान कहते हैं कि इस बार महागठबंधन बना है और उनके गठबंधन को जिले के सभी सीटों पर फायदा होगा। इस बार चंपारण की 9 सीट पर महागठबंधन का निश्चित रूप से जीत होगा। हम आपको आश्वस्त करते हैं, चूँकि अभी जो हमारा कम्बिनेशन का वोट है, कम्बिनेशन का वोट कहीं जाने वाला नहीं है। पिछले चुनाव में आरजेडी को इस जिले से एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। गठबंधन से आरजेडी नेता खुश हैं। उन्हें भी यकीन है कि इस बार के चुनाव में पार्टी जीत हासिल करेगी। 95 के दौर में 9 विधानसभा सीट पे हम लोग चुनाव जीते थे और अच्छे वोट से जीते थे। धीरे धीरे कुछ आपस में कलह के चलते कुछ कमी आई, जिसके वजह से आज के डेट में हम लोग का एक भी सीट यहाँ नहीं है। लेकिन जब से ये गठबंधन हुआ हम लोग काफ़ी मजबूत हुए हैं और हर जाति तबका में, अति पिछड़ा समाज हो, मुसलमान हो, अकलियत समाज में या अगड़ी जाति के भी लोगों में, राजद, जदयू, गठबंधन, कांग्रेस जो हम लोग के साथ है, काफ़ी मजबूत हुए हैं और इस बार निश्चित रूप से सभी सीटों पे हम लोग चुनाव जीतेंगे। उधर कांग्रेस के मुताबिक ये इलाका हमेशा कांग्रेस पार्टी का रहा है और इस बार पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहेगा। महागठबंधन वोट के हिसाब से सबसे ज़्यादा वोट भाजपा से ज़्यादा वोट महागठबंधन के पास है। रही कैंडिडेट की बात तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 4 सीटों का दावा कर रही है। बेतिया,
चनपटिया, नरकटियागंज और रामनगर, और चारों विधानसभा में बूथ लेवल कमेटी हम लोग बना चुके हैं। हम लोग पंचायत अध्यक्ष बना दिए हैं और सारे कार्रवाई हम लोगों को सुचारू रूप से चल रही है कि ताकि अगर कैंडिडेट हम लोग का डिक्लेयर हो जाएंगे तो उनको किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और सीट हम लोग निकाल लेंगे अपना। जानकारों के मुताबिक सभी सियासी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा जरूर कर रही हैं, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा देखना अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल सीटों के तालमेल को लेकर भी एक सियासत होनी बाकी है। देखना है इस मसले से सियासी पार्टियां कैसे निपटती हैं। इसलिए भी कि कई लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में मसरूफ हैं। अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो अपने गठबंधन को समर्थन करेंगे या दूसरे गठबंधन को कहना मुश्किल है। चुनाव का मौसम है तो जाहिर है सभी सियासी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं और अपने अपने तर्क हैं। सभी सियासी पार्टियां जिले के सभी सीटों पर अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रही हैं। देखना है किस पार्टी के नसीब में कौन से विधानसभा क्षेत्र का कमान आता है। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।